अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है बहार की लेटेस्ट एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी कोशिश ये होती है कि हर वॉक ऑफ लाइफ से आपको एक नए इंडिविजुअल से मिलवाया जाए ताकि उनके एक्सपीरियंस के बारे में भी हम पता करें और हमें उससे क्या कुछ सीखने को मिलता है वो हम सबसे पहले देखें। इसी हवाले से आज हमने अपने साथ फहद मलिक साहब को मदऊ किया है। ये ओवरसीज पाकिस्तानी है जो पिछले 25 साल से टूरिज्म से रिलेटेड है। आइए हम इनसे चल के पूछते हैं कि इन्होंने पाकिस्तान और बाहर की कंट्रीज को किस तरह जज किया। जी फहद साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच जी। थोड़ा सा अपने बारे में बताइएगा कि कब आप पाकिस्तान छोड़ के बाहर के मुल्क में शिफ्ट हुए। बहुत शुक्रिया जी आपका मुझे इनविटेशन देने का और इस व्लॉग पे बुलाने का। मुझे तकरीबन 26 से 27 साल हो गए हैं इस मुल्क से दूर। मुझे 25 साल से ऊपर हो गए हैं, तकरीबन इतना ही टाइम हो गया है 25-26 टूरिज्म इंडस्ट्री में। मैं तकरीबन काफ़ी मुल्कों तक जा चुका हूँ। अमेरिका बोले, यूरोप बोले, जापान बोले, ब्राज़ील बोले, फार ईस्ट हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, काफ़ी दुनिया। लेकिन बेस मेरी यूएई में है, कभी यूएस में रहती है। मैं काफ़ी अरसे से हूँ और काफ़ी कुछ बदलाव मैंने इन सालों में देखा है, जिसमें मैं एक छोटी सी बात ऐड करता जाऊँ। जैसे हमारी जिन एज में मैं हूँ, अगर हम 26-27 साल से काम कर रहे हैं तो आप हिसाब लगा सकते हैं कि उम्र कितनी होगी। तो हमने कैसेट से, सीडी से, टीवी से, एंटीने से ये सारे दौर देखे हैं गुजरते हुए। सोशल मीडिया का टाइम, स्पीड काम ने पकड़ी, सब कुछ। तो काफ़ी देर हो गई है बाहर। अच्छा मलिक साहब, अगर हम स्पेसिफिकली आए, जैसे अगर सिस्टम्स पे बात की जाए कि जो हम एक देखते हैं कानून का निज़ाम है और ओवरऑल एक जो स्टेट का निज़ाम है, इसमें अगर आप वो जो आपने पहले वाला अपना टाइम बताया जो आपके 18 से 20 साल पाकिस्तान में गुजरे और बाद में 26 से 27 साल जो आपने वहाँ गुजारे, मेजर आपको क्या डिफरेंस फील होता है इसमें? बड़ा अच्छा सवाल है आपका। जैसे मैंने बताया कि अरसा काफ़ी गुजर चुका है। हम उस वक़्त इतनी जहानत के मालिक नहीं थे, इतनी सोच नहीं थी, इतना शौर नहीं था, काम का नहीं पता था। बस स्कूल से निकले हैं, दिन गुजारा, इधर गए उधर गए, दोस्त यारों में टाइम गुजारा। सियासत से, सिस्टम से कुछ लेना देना नहीं है। टेक्नोलॉजी अपनी पीक पे नहीं थी जो आज है। डेवलपमेंट शुरुआत में थी शायद दूसरे मुल्कों में, लेकिन हमें इतना आइडिया नहीं था। तो सवाल आपका काफ़ी हालांकि छोटा सा है, लेकिन इसका जवाब बहुत लंबा बनता है क्योंकि मेरे पास 25-26 साल का पूरा एक नॉलेज का ही हम फायदा तो मैं इसे अगर मिनिमाइज कितना भी करूं तो एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू टेक्नोलॉजी। सो टेक्नोलॉजी बदल गई है और टेक्नोलॉजी ने आपको भी बदल दिया है, आपकी सोच को बदल दिया है, आप में शऊर भी आया है। लोग कहते हैं मोबाइल अच्छा नहीं है, मैं कहता हूँ कंटेंट हर किस्म का है, चॉइस इज योर्स कि आपको इसमें क्या पिक करना है। तो टाइम गुजारें लोग इस पे, इसे यूज़ करें, फ़ायदा उठाएं, कम्युनिकेट करें। नुकसानात फ़ायदे हर चीज़ के हैं, टाइम के साथ साथ रहते हैं। लेकिन चेंज जो मैंने देखा है, जो मेजर चेंज है जितने सालों में ग्रेजुअली दूसरे मुल्कों में रहा है, आता गया ग्रेजुअली। यहाँ पे वो ऐसे नहीं आया जैसे बाहर आया, क्योंकि मैंने अपनी उम्र के साथ साथ जैसे जैसे एज बढ़ती गई, मेरा एक्सपोजर बढ़ता गया, मैं दूसरे मुल्कों में जाता रहा। आपको एक एक्सपेक्टेशन होती है, वो एक्साइटमेंट होती है, आप यूरोप जा रहे हैं, आप अमेरिका जा रहे हैं, तो आप देखते हैं और आपकी एक्सपेक्टेशन जो होती है किस जगह पे आपकी बहुत ज़्यादा होती हैं, कुछ जगह पे आप सरप्राइज हो जाते हैं। ज़्यादातर आप सरप्राइज ही होते हैं इफ़ यू कीप पाकिस्तान इन माइंड। ज़्यादातर आप सरप्राइज ही होते हैं बिकॉज एवरीथिंग इज चेंज। मतलब आपका बेस कंपैरिजन अगर पाकिस्तान के साथ देखें तो वाकई आपको ये फील होता है, जैसे अभी आपने टेक्नोलॉजी की बात की, हम में भी उससे उस तरह नहीं लर्न कर पा रहे चीज़ें। यानी अगर आप देखें तो हमारे कोई भी चीज़ में ऑर्गेनाइजेशन नहीं तभी नजर आती शायद, कि हम शायद वो सही कंटेंट नहीं कंज्यूम कर पा रहे। क्या उसकी रीज़न है जो हम बहुत ज़्यादा लैग करते हैं बहुत सारी चीज़ों में? ये आपने सही बात की है। असल में जो चीज़ें कनेक्टेड है ना, वो है मैकेनिज्म से। जब तक एक सिस्टम प्रॉपर तरीके से बेस नहीं किया जाएगा ना, या ना किया जाए, तब तक बेहतरी नहीं आ सकती है। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ यूएई की। बड़े लोग बातें करते हैं, मैं तो वहाँ रहता हूँ और मैं टूरिज्म से कनेक्टेड हूँ। मैंने इस कंट्री को डेवलप होते देखा है, और ना पॉपुलेशन उनके पास, ना एजुकेशन थी उनके पास। एक्सपर्ट सारा आके काम करता है, लेकिन दे हैव डिसाइडेड कि हमने एक मैकेनिज्म, एक सिस्टम रखना है। एक लॉ एंड ऑर्डर इज वन ऑफ द
पिलर, मोस्ट इम्पोर्टेंट, बिल्कुल। ठीक है, वन ऑफ द पिलर है, ये बहुत जरूरी है, इससे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। वहां भी ऐसे कुछ है, वहां भी कंट्रोल किया जाता है सब कुछ, मीडिया वगैरह, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता। तो चेंजेस वहां पे आई हैं। मैं आपको मिसाल दे देता हूं कि पासपोर्ट में ठप्पा लगाने से आई स्कैनिंग तक का जो उनका सफर है वो आसान नहीं होता, टेक्नोलॉजी, पैसा, लेकिन अगेन विजन, गोल्स, कमिटमेंट, वो एक आदमी से आती जो उनके लीडर से आई। उसने आइडिया दिया, फिर नीचे तो एक टीम आती है ना जो इम्प्लीमेंट करती है। आइडिया तो लीडर लेके आता है। तो मेरे हिसाब से इतने सालों में यहाँ पे लीडर बड़े आए हैं, लेकिन हर कोई एक ही चीज पे भागता रहा है, ऊपर ऊपर। वो पंजाबी क्या मिसाल है, शबाशी की तरह मुझे भी देनी पड़ेगी, पता नहीं मैं सही बोलूं गलत बोलूं, लेकिन वो गोंगलू हो तो मिट्टी झाड़ देने के ना, इधर बस वही सिलसिला चलता रहा है ना कि नीचे से नहीं सफाई करनी। सफाई से मतलब ये नहीं कि लोगों को निकाले, सिस्टम बैठेगा तो चीजें बैठेंगी। ओवरऑलिंग की जो जरूरत है तो वो पाकिस्तान मेरे हिसाब से बड़ा रिच कंट्री है, लोग अच्छे हैं, नेचुरल, यहाँ पे आप नेचर देखें तो सब कुछ अल्लाह ताला ने दिया है। मैं जैसे गल्फ की बात करूं, वो लोग रोते हैं ग्रीनरी को, उनके पास पहाड़ नहीं है, जो उनके पास है वो उतने भी शुक्र अदा करते हैं, लेकिन उसको भी इंजॉय करते हैं। तो ये साहब, ये भी आपने जैसे बात की ग्रीनरी की, इसी से हमने टूरिज्म का देखा है कि पाकिस्तान में एक तो नेचुरल रिसोर्सेज भी बहुत ज्यादा है, कुछ हमें मौसम भी चारों मिले हुए हैं, और नॉर्थ वाली अगर साइड पे देखें तो जो लोग आगे उसको एक्सप्लोर करते हैं वो कहते हैं कि ऐसी चीज हमने दोबारा नहीं देखी। तो अगर हम खाली टूरिज्म की बात करें तो शायद $1 बिलियन इंडस्ट्री बन सकती थी पाकिस्तान के लिए, लेकिन वो बहुत ज्यादा लैग करते हैं। इसकी मेनली क्या आपको रीजन नजर आती है? सिंस आपका तो बैकग्राउंड भी इसी फील्ड से, आप डिफरेंट ममालिक में घूमते रहते हैं, क्या मेन वजह है जो हम इसमें भी लैग कर रहे हैं? एक जो चीज हमें प्रोवाइडेड भी थी, गिवन भी थी, बड़ा आसान है उसको करना भी, हम नहीं उसका मैक्सिमम पोटेंशियल यूटिलाइज कर पा रहे। मेरा इस मामले में ना सोच बड़ी अलग है कि क्या वजह है। यानी कि सब कुछ तो आपको कुदरत ने, अल्लाह ने आपको दे दी है, सिर्फ आपने उसको किसी दूसरे इंसान की नजर के सपुर्द करना है। आपने उसको देना नहीं है, उसकी नजर के सपुर्द करना है, दिखाना है, जिसे हम टूरिस्ट कहते हैं। तो मैं जब बाहर जाता हूँ, वापस आता हूँ, मेरा अपना भाई मुझे कहता है कि यार तूने हुंजा नहीं देखा, ये नहीं देखा। हकीकत मैंने नहीं देखा, क्योंकि मुझे टाइम मिला भी है, लेकिन काफी चीजें बीइंग एक्सपर्ट मेरे आगे चलती हैं। मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं जुबान बोलता हूँ, मेरा कनेक्शन है, दोस्त यार हैं, काफी लोग हैं यहाँ पे, रिश्तेदार हैं, भाई है, सब लेके फैसिलिटेट करते हैं आपको, लेकिन फिर भी मैं काफी चीजों को प्रायोरिटी है ऐसी जिनसे मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूँ, लेट से अगर मैं 20 बच्चों को लेके आता हूँ, मैं प्लान करता हूँ, अच्छा मेरा पहला सवाल होता है यार सिक्योरिटी कैसी है, अच्छा सेफ्टी कैसी है, सब ठीक ठाक है, प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा होटल कैसे हैं, कोई 5 स्टार होटल है वहां पे कि नहीं है, कोई ऐसी चीज है नहीं कि यार मसला 5 स्टार होटल का नहीं है, मसला ये है कि यार विद इन द टेरिटरी वेयर आई एम गोइंग टू स्लीप इन नाइट कैसा है, हीटर वीटर या ना पूरा सेटअप है, सब ठीक ठाक है, क्या है। तो कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिलता, ऐसा लगता है कि यू आर नोवेयर, आप हवा में हैं, छोटे मोटे मॉडल हैं, बन गए हैं, पिक्चरें भी दिखाई जाती हैं, चैनल्स बन गए हैं, काफी कुछ जैसे मीडिया, थैंक्स टू मीडिया, लेकिन somewhere I'm keep comparing with Switzerland, Austria, California, Austria, क्योंकि दुनिया देखिए तो कंपैरिजन बाय डिफॉल्ट आता रहता है। तो मैं नहीं जा सकता, नहीं एक्सप्लोर कर पाता, दिल बहुत करता है लेकिन नहीं कर पाता। इसी तरह क्योंकि मैं टूरिज्म में हूं, तो काफी जिनके साथ मेरा इंटरेक्शन होता है वो अमेरिकन हैं, कैनेडियन हैं, ब्रिटिश, मोरली ब्रिटिश, स्पेनिश भी हैं, अरब तो बहुत ज्यादा है। अरब तो क्योंकि उनका काफी एक रिलीजियस कनेक्शन भी है, तो मे बी फॉर हंटिंग ट्रिप सीजन वो लोग आते रहते हैं। और शायद जो टूरिस्ट है, आप उन्हें टूरिस्ट नहीं कह सकते, दे आर लग्जरी टूरिज्म में आते हैं, वो लोग लग्जरी को देखते हैं, विच अनफॉर्चुनेटली हम लोग कैरी नहीं करते, हमारे पास है नहीं है। नेचर रिचनेस है, वो वेस्टर्न्स पे अप्लाई होती है। वेस्टर्न्स जो हैं दे लव टू क्लाइंब, वो जाना चाहते हैं पहाड़ी इलाकों में, वो कैंपिंग भी कर लेंगे, जो यहाँ के लोग भी नहीं कर पाते, मैं भी नहीं कर सकता, तो गद्दे निकलेंगी कब्रों में, तो वो करते हैं। तो अगर वेस्ट को आपने यहां लाना है तो
आपको सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एंड फैसिलिटीज देनी है, वो बहुत जरूरी है, और वो उसके लिए एक मैकेनिज्म चाहिए। इसका मतलब आपकी बात से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अल्लाह ने तो जो देना था वो दे दिया, उसके बाद जो बंदे हैं वो शायद उस तरह की नई फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सके, इसीलिए हम जो है ना इसमें लैग कर रहे हैं। अच्छा, थोड़ा सा आपने लग्जरी का जिक्र किया, अगर हम ओवरसीज पाकिस्तानीज को ओवरऑल देखें तो इनका जो अर्निंग एक वो रेवेन्यू है वो बहुत ज्यादा जनरेट करते हैं कंपेयर टू पाकिस्तानीज। तो उसके बाद भी हमने देखा है कि इन लोग की इन्वेस्टमेंट वाली साइड पे पाकिस्तान में बहुत कम माइंड होता है। उसकी आप क्या रीजन देखते हैं कि क्यों नहीं बाहर वाले जो लोग हैं वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करते हैं, या सोचते हैं कि चलो 5 नहीं तो 10 साल बाद लॉन्ग टर्म में हम वापस आके अपनी कंट्री में आएंगे और उसके बाद यहाँ सब चीजें स्टैब्लिश करेंगे। कहीं ना कहीं तो शायद आपके अंदर भी एक डिजायर तो लाजमी होगी, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता। उसकी क्या मेन रीजन है जो आपको रोकती हैं इन सब चीजों से? देखें जी, इसका तो मैं जवाब दूंगा ना, वो हर पाकिस्तानी उसको बड़ी आसानी से समझ जाएगा। आप पाकिस्तान में रहते हैं, हर दूसरे घर में, एक मोहल्ले में हर 2-3 घर छोड़ के किसी एक फैमिली का एक बच्चा बाहर कमाने जाता है। वो यूरोप हो, वो अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, वो कतर हो, सऊदी हो, दुबई हो। उसके पास पैसे आ जाएं, उसके पास पैसे ना आए, उसकी दिली ख्वाहिश देर से आए, ख्वाहिश पहले आए, एक ही होती है कि उसका अपना घर हो। अपना घर अपने मुल्क में होता है। आपके पास पासपोर्ट अमेरिकन हो, आपके पासपोर्ट ब्रिटिश हो, जो भी हो, दिली ख्वाहिश आपकी यही होगी कि मेरे अपने मुल्क में मेरा अपना घर हो। ठीक है, ये अलग अगेन दो लोगों पे अप्लाई करता है। एक वो है अकेला जो वहाँ कमाता है सारी उम्र, लेकिन खर्चे बढ़ते जाते हैं, फैमिली बढ़ती रहती है, अब अकेले होते हैं, शादी होती है, 1 बच्चा, 2 बच्चा, 3 बच्चा, टू अ सर्टन स्टेज यू डिसाइड कि भाई वापस फैमिली को भेजना है, यहाँ से पैसे जोड़ने हैं, घर बनाना है। दोनों चीजें एक साथ नहीं चलती। ये नॉर्मली गल्फ में होता है, वेस्टर्न कंट्रीज में नहीं होता, बिकॉज दे गिव यू राइट्स। राइट्स क्या है? नेशनलिटी, पासपोर्ट, जो गल्फ में आपको नहीं मिलता। सो आप नंबर्स में आप बेहतर होंगे, आपको पता होगा कि आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि गल्फ में कितना पाकिस्तानी रहता है, यूरोप में कितना रहता है, और अमेरिका में कितना रहता है। जो गल्फ में अगर हम, मुझे पता है 1 मिलियन से ज्यादा रहते हैं, और खाली यही नंबर आप पकड़ लें, तो क्या हम रेडी हैं कि हम 1 मिलियन घर दे दें रातों रात, कोई स्कीम दे दें, उनको कोई बेनिफिट दे दें? उन्होंने आना ही आना है वापस, उन्होंने घर भी बनाना है। जो वेस्ट रह रहा है उसका दिल हमेशा करता है, अब उसकी औलाद जो वहां पैदा हो गई है वो उसकी मर्जी है, वो अलग सिस्टम है उनका। वैसे भी कनेक्शन माँ बाप के थ्रू बनता है, तब बनता है अगर वो यहाँ आए, अपने रिश्तेदारों से टाइम गुजारें। लेकिन अगेन जब बच्चे यूरोपियन अमेरिकन यहाँ आते हैं, सेफ्टी, लोकेलिटी, सराउंडिंग, एटमॉस्फेयर ऑल मैटर। फैमिली में ही टाइम नहीं गुजारना, उन्हें बाहर भी जाना। यहाँ मैंने देखा है बाहर की एक्टिविटीज आर मैनी, बट दे आर नॉट कनेक्टेड विद, मोरली दे आर कनेक्टेड विद रिलेटिव्स ओनली। तो ठीक है, उनके लिए वहां पे ये चीजें नहीं होती तो उनको वो अच्छी लगती है, लेकिन वो भी क्यों आते हैं मर मर के यहाँ पे? सवाल ये है, बड़ा पैसा है उनके पास अमेरिकन पासपोर्ट भी है, उनका दिल क्यों धड़कता है अपने मुल्क के लिए? एक चीज याद रखें, कोई दुनिया के कोने में चला जाए, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कौन सा मर्जी पासपोर्ट ले ले, उसकी आइडेंटिटी एक ही रहती है कि वो पाकिस्तानी है। ओरिजिन हमेशा पूछा जाता है, पासपोर्ट पे स्टैम्प किया जाता है, ओरिजिन इज पाकी, पाकी अमेरिकन, पाकी जर्मन, पाकी ऑजी, पाकी ब्रिटिश। वो आपके नाम से हिलेगा नहीं, जैसे सब नेम नहीं हिलता, इसी तरह पाकिस्तानी भी आपके नाम से नहीं हिलेगा। तो अब सिंस पाकिस्तान का इतना जिक्र आई और आपने कहा कि पहचान ही हमारी पाकिस्तान होती है, तो बाहर रह के भी पाकिस्तान के जो करंट अफेयर्स है, हालात, इन पे भी आपकी नजर होती है? आपको थोड़ा आइडिया होता है क्या चल रहा है और किस तरह के मामला चल रहे हैं बैक इन आवर कंट्री? ये सवाल जो है ये मेरे ख्याल से हर शो में, हर व्लॉग में होता रहता है, और अभी तक शायद लोगों को समझ नहीं आती है कि वो ये समझते हैं जो मुल्क से बाहर रह रहा है उसको कुछ आइडिया नहीं है कि यहाँ की रियलिटी क्या है। हर चीज में बोला जाता है कि नहीं आपको नहीं पता यहाँ क्या हो रहा है। एक चीज ध्यान में रखें, जो दूर रहता है उसी को दर्द होती है, जिसके पास जो चीज उसे मुहैया होती है उसे उसकी कदर नहीं होती। जो उससे दूर रहता है ना, उसी को उसकी कदर होती है। वो फील करता है लेकिन मजबूर होता है, क्योंकि ये रास्ता या उसके नसीब में था या उसने चुना था। वो चला गया अपने मुल्क से बाहर, वो बैठा हुआ है, अपने बीवी बच्चे पाल रहा है, माँ बाप पाल रहा है, या वहां पे अपने बच्चे पाल रहा है, तो वो उसका दिल तो पीछे ही रहता है। सॉरी, मैं आपका पूरा सवाल याद नहीं कर सका। वो असल में तो आपने बात ही बड़ी इमोशनल की। हाँ, वो तो अच्छा, अब इसमें मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये तो आपने शो कर दिया और बता दिया कि इसमें
उनकी नजर होती है इस पे। थोड़ा सा अगर हम इसको करें कि पाकिस्तान का जब भी जिक्र आता है, अनफॉर्चुनेटली हम लोग खुद यहाँ रह के बड़े डिसअपॉइंट होते हैं इस चीज से कि आप जो भी चीज देखें, जब टीवी देखें तो एक डिप्रेसिंग सी सिचुएशन हमारे सामने आती है कि कभी है कि आपका डॉलर खत्म हो रहा है मुल्क से, कभी आपके इधर हमला हो गया, कभी है इतने बंदों को पकड़ लिया, यानी इस तरह की बड़ी अजीब अजीब किस्म की हमें जो खबरें सुनने को मिलती हैं। आप लोगों के लिए भी डेफिनेटली ये बहुत डिप्रेसिंग होता होगा। लेकिन थोड़ा सा अगर मैं आपसे कंपैरिजन करना चाहूँ कि आपने 2008 वाला टाइम पीपल्स पार्टी का भी देख लिया, 13 वाला टाइम नून लीग का भी देख लिया, 18 वाला टाइम पीटीआई का भी देख लिया, वो कौन सा टाइम ऐसा था या वो कौन सा लीडर ऐसा था जिसमें आपने फील किया कहते हैं ओवरसीज पाकिस्तानी, जब वो आपके नाम के साथ एक पाकि वर्ड जो आपने कहा लगता है, तो आप भी एक जरा प्राउडनेस फील करते थे कि ये नाउ दिस इज आवर लीडर। वो चाहे जरदारी साहब हो सकते हैं, नवाज शरीफ साहब हो सकते हैं, इमरान खान साहब हो सकते हैं, किससे आपको ये फीलिंग यानी आपको मिली? और बाय सेइंग यू आई मीन ओवरऑल जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उनका सेंटिमेंट क्या था? मैं थोड़ी सी इसकी जर्नी बताऊंगा, फिर ऐड करूंगा जो लाइफ एक्सपीरियंस मेरा जो इंटरेक्शन हुआ वेस्टर्न्स के साथ व्हेन वी वर अंडर मुशर्रफ रजीम और खान साहब। बाकियों की मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि इतना कुछ शौर नहीं था, इतनी कुछ समझ नहीं थी, अपनी दुनिया की दौड़ में, जिंदगी की दौड़ में मैं भाग रहा था। शौर आया, कुछ लाइफ में बैलेंस आया, तो आई मस्ट से अराउंड 99 और 2000 की बात है। मैं फ्रैंकफर्ट में था, जस्ट राइट बिहाइंड इंटरकॉन्टिनेंटल फ्रैंकफर्ट, और वो ओल्ड एंड न्यू सिटी के बीच में लेक के ऊपर से एक ब्रिज है। मैं ब्रिज क्रॉस कर रहा था तो ट्विन्स आए जर्मन, तो आई लव टू स्पीक टू पीपल, मेरा बड़ा दिल करता मैं बात करता हूँ, तो मैंने उनको रोका, मैं अकेला ही था, मैंने बोला मेरी तस्वीर खींच लो, ये व्यू अच्छा है। तो इतनी में उनसे बातचीत होने लग गई, मैंने उस लड़के के साथ भी फोटो खिंचाई, वो ट्विन्स थे, तो मैंने बोला कोई फर्क नहीं पड़ता, तू फोटो खींच तो या वो, फोटो दोनों याद हो गए। तो इंटरेक्शन हुआ, तो जाहिर सी बात है सवाल जवाब होंगे। उन्होंने पूछा कहाँ से हो, मैं यहाँ से हूँ, दुबई में बोलूँ भी तो, लेकिन मुझे पता मैं तो मराठी नहीं हूँ या मैं वहाँ का नहीं है, तो मैं बोलूँगा तो वो कहते थे कि अच्छा पाकिस्तान, ओ वी नो मुशर्रफ। तो मैं बड़ा परेशान हुआ कि पहले कभी ऐसा इंटरेक्शन नहीं हुआ। तो इस बंदे ने यहाँ तक बोला कि ओ परवेज मुशर्रफ, जनरल मुशर्रफ, आई रियली वांटेड टू गो टू पाकिस्तान। तो मुझे पहली दफा किसी ने कहा कि आई रियली वांटेड टू गो टू पाकिस्तान, तो मुझे ऐसे लगा कि मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं टूरिज्म प्रमोट करता हूँ, मैं स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी के एस्कॉर्ट करता हूँ, हर जगह दुनिया एक साथ 200 स्टूडेंट को एस्कॉर्ट करता हूँ। तो मुझे समझ नहीं आई, मैंने बोला मैं पाकिस्तान को क्यों ना प्रमोट करूँ। तो ये एक वो था टाइम। फिर उसके बाद बीच में बहुत बड़ा गैप आ गया, हम अपनी जिंदगी में मशगूल बोलते हैं, सॉरी किस जुबान में मसरूफ थे। तो फिर खान साहब का एक टाइम, एक वो रिदम सा बनना शुरू हुआ, कुछ अवेयरनेस सी आना शुरू हुई, फिर सोशल मीडिया इन प्लेस हो गया, तो ऐसे लगे कि हाँ ये हमारी जुबान है, ये जो बातें कर रहा है ये हम शायद सोचते हैं लेकिन जुबान पे नहीं आता, हम समझ नहीं आती कि सिस्टम कहाँ खराब है, क्योंकि कनेक्ट करना, हाँ कनेक्शन में आसानी हो गई। क्योंकि देखें हर इंसान की मेंटली जो उसकी रीच है वो एक दूसरे से अलग है, अंडरस्टैंडिंग शौर एक दूसरे से अलग है। तो मुझे ऐसे लगा कि यार ये बंदा वही बातें करता है जो हम फील करते हैं, तो ये बंदा ठीक है। ये खैर ये चलता रहा, लेकिन मैंने बहुत ज्यादा प्राउड का फील किया जब खान साहब ने जनरल असेंबली में जाके स्पीच की। अच्छा। वो पाकिस्तानी, मुझे याद है उस टाइम पे मैं न्यूयॉर्क सिटी में था जब ये हुआ, और मेरे लिए वो बहुत लकी मोमेंट था बीइंग अ पाकिस्तानी। एंड राइट एट द सेम टाइम जब खान साहब न्यूयॉर्क में हैं, मैं भी उधर ही हूँ। मैं तो कोई ऐसी वीडियोस वगैरह बनाते नहीं, कुछ पता नहीं है, लेकिन सुनने में बहुत अच्छा लग रहा था, फीलिंग अच्छी आ रही थी। तो फिर वापस आके जो बेस थी वहां पे भी आके मिडल ईस्ट में भी ऐसे ही फील शुरू हो गई। तो फर्क तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा फर्क है। कौन गलत है कौन सही है, इस पे तो डिबेट जितनी करें उतनी कम है। बहुत कुछ निकाला जा सकता है, कीड़े मकोड़े इधर से भी उधर से भी, लेकिन हकीकत सबको पता है कि जो इश्यूज हैं वो हमारे हैं बहुत ज्यादा। यहाँ पे सिस्टम में बहुत फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क है।
अच्छा, भी आपने जैसे जिक्र किया कि 2 मोमेंट्स आपके लिए बड़े वो थे और हमें सुन के भी बड़ा एक अच्छा लग रहा था कि एक जर्मनी की आपने बात की और एक यूएस की आपने बात की, दोनों बड़े डेवलप्ड नेशंस हैं। वहाँ जाके अगर आपको ऐसी फीलिंग मिली। अच्छा, इमरान खान का स्पेसिफिकली आपने एक जिक्र किया, हमने देखा भी है कि बहुत सारे लोगों को पॉलिटिसाइज करने में भी रीज़न वही है, उससे पहले शायद हमारा सियासत में इस तरह का इंटरेस्ट नहीं था। ओवरसीज पाकिस्तानी की अगर स्पेसिफिकली इमरान खान को लाइक करने की क्या रीजन है? वो उसका जो वर्ल्ड कप है या जो ये आपने भी ये कनेक्शन वाली बात की कि उससे शायद कनेक्ट कर पाते हैं किसी ना किसी वे में कि जो हम सोच रहे हैं वो उसको वो अपने वर्ड्स में ट्रांसलेट जरा अच्छी तरीके से कर देता है और सबके वो एक होता है ना कि अंदर की आवाज जो होती है वो शायद बाहर आती है, इसलिए उससे ऐसे कनेक्ट करते हैं। इसका जवाब बड़ा ही खूबसूरत है और मेरे ख्याल से बहुत आसान है। हर एक पाकिस्तानी इसको जानता है। हमारे मुल्क में एक गेम बड़ी फेमस है जिसपे जो हर कोई खेलता है, वो है क्रिकेट। ठीक है जी। खान साहब ने क्रिकेट में क्या वंडर्स किए वो किसी को बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप याद रखें क्रिकेट में वो पाकिस्तान को ही प्रेजेंट करते थे। तो जो एक बंदा पाकिस्तान को प्रेजेंट करता रहा है सालों साल दूसरे मुल्कों में जाके, पहली चीज वो गद्दार नहीं हो सकता। वो ब्रांड एम्बेसडर था, वो पाकिस्तान को प्रेजेंट करता था, तो वो गद्दार कभी हो नहीं सकता। और दूसरी वजह के ज़हन में एक और चीज़ रखें कि एजुकेशन जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तानी जो मुल्क से बाहर रहता है उनका इंटरेक्शन खाली पाकिस्तानियों से नहीं होता, उनका इंटरेक्शन दूसरी नेशनैलिटी से होता है। और सबसे बड़ी नेशनैलिटी जो उनके खाना बशाना साथ साथ बल्कि उनसे ऊपर ही चलती है, हमारे से आगे आगे होती है बाहर, वो है इंडियंस। तो हमें यहाँ ये बताया गया दुश्मन दुश्मन दुश्मन, लेकिन टेक्निकली मुझे तो कभी दुश्मन नजर नहीं आया उनमें। दोस्त हैं, बहुत सारे हैं, एंड दे आर वेरी एजुकेटेड, वेरी हम्बल, बहुत अच्छे हैं, अच्छी बातें होती हैं, मिक्स हैं सारे उसमें, दूसरे वेस्टर्न्स भी हैं, तो बातें होती हैं। फिर लीडर्स के बारे में भी बात होती है कि कैसा है। आप उनका लीडर ही देख लें, अब मेरा उनके लीडर का हमारे लीडर के साथ तो कोई कंपैरिजन नहीं है। ऐसे में कंपैरिजन फिजिकली तो बात ही नहीं कर रहा कि वो तो सबको पता है खान साहब फिजिकली कितने फिट है, माशाल्लाह जैसे वो दिखते हैं, उसकी बात नहीं हो रही। मोदी की बात कर लें अगर आप, वो भी उनका प्रेसिडेंट है ना, सो आप कहते हैं एक आदमी चेंज नहीं लेके आ सकता। मेरे ख्याल से दे ऑलवेज वन मैन हु ब्रिंग द चेंज। तो खान साहब की एजुकेशन जो है ना, जो तालीम है, जैसे वो यूनिवर्सिटी बुलाया जाता है उनको, उनको चांसलर्स की ऑफर की जाती हैं, सबको पता स्टोरी कि कैसे उन्हें बोला नहीं चाहिए मुझे सैलरी, यूनिवर्सिटी दे दो, मुझे डिग्री दे दो उस लेवल की। सऊदी जाता है तो बोलता है मेरे कैदियों को छोड़ दो, मुझे पैसा नहीं चाहिए। तो ये एक आम आदमी के दिल की आवाज है, ये आसान नहीं है। हम बाहर रहते हैं, हमारा भी इंटरेक्शन होता है पुलिस वालों के साथ, आपको इज्जत मिलती है, आप कानून तोड़ते हैं, आप यू पे द प्राइस। लेकिन अगर वहां पे आपको पता लगे, जैसे मैं वहां रहता हूं तो मुझे पता है यार मैं पाकिस्तानी हूं, अगर मैंने कुछ किया तो मेरे पीछे से कोई मुझे कोई बचाने नहीं आएगा। अगर अमेरिकन अंदर गया तो उसकी एम्बेसी से बचाने आएगी। बाहर जो बैठा है पाकिस्तानी, वो ऐसे ही लीडर को पसंद करेगा जो उसे प्रोटेक्शन दे। प्रोटेक्शन से ये कि जो बुरे काम पे प्रोटेक्शन ना दे, जो हमारे पास होता है, मतलब कि अगर उसके साथ नाइंसाफी हो, जो कि अमूमन नहीं होती बाहर के मुल्कों में, लॉ एंड ऑर्डर बहुत स्टेबल है, लेकिन हो तो यार हमारे लिए बात करे। अगर वो ये उसने कह दिया है जाके एक शेख के सामने कि भाई मेरे लोगों को जेल से छोड़ दो, तो वो एक बड़ा लाउड मैसेज है, बड़ा खामोश। लाउड मींस खामोश भी इसलिए क्योंकि लोग उसके अंदर पे बड़ा कुछ है कि यार ये तो आम आदमी की बात कर रहा है, मैं तो फिर भी एक मीडियम क्लास हूँ, मेरे पास चलो थोड़े बहुत पैसे हैं, मैं बाहर सेटल्ड हूँ, मेरे बच्चे अच्छे स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, यानी कि पीछे कुछ किया जा सकता है। मुल्क में अगर ये कंटिन्यू करेगा तो कुछ रहेगा। तो अच्छा, ये आपने भी रिसेंटली, आप दोबारा जब आप आए हैं पाकिस्तान तो आपने देखे होंगे हालात, तो हमने देखा कि हम आईएमएफ से आजकल बहुत ज्यादा हमारी है कि किसी तरह हमारा उनसे एग्रीमेंट हो जाए, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाए, उनसे कुछ डॉलर्स मिल जाए। तो यही जो ओवरसीज पाकिस्तानी जिनका आपने कहा कि बड़े वेल एस्टैब्लिश पोजीशंस पे हैं, वो क्यों नहीं इन्वेस्ट करते पाकिस्तान में? हमें क्यों आईएमएफ का सहारा लेना पड़ता है? ये एक बहुत बड़ी चीज है। जैसे अभी आपने इमरान खान का कहा, वो भी कहते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो पैसे लगाएंगे। तो अभी क्या रीजन है जो ओवरसीज पाकिस्तानी नहीं इन्वेस्ट कर पा रहे इधर, या वो नहीं करना चाहते या क्यों नहीं कर रहे? ये आपका सवाल आखिरी है या इससे बाद एक और है? ये पहले वाले से ही कनेक्टेड है। दे आर ऑल कनेक्टेड टू ईच अदर, एवरीथिंग कनेक्टेड टू लॉ एंड ऑर्डर। जो बाहर बैठा है वहां के सिस्टम से इतना स्मूथली चलने लग जाता है कि एवरीथिंग इज ऑन वन टच अवे। सब कुछ आसान है, कोई धक्के नहीं खाने पड़ते, आपको आदत नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट कैसे होगी? इन्वेस्टमेंट तो तब होगी जब उसे सेफ्टी और सिक्योरिटी नजर आएगी। अगर मैं बाहर रहता हूँ और मैं घर बनाना चाहता हूँ यहाँ पे, तो मेरे दिमाग में काफी चीजें चलती हैं। अच्छा यार 4 करोड़ या 3 करोड़ या 5 करोड़ का घर बनाना है,
हाउ मच इन डॉलर्स, हाउ मच इज इन पाउंड, मैं क्यों ना लंदन में एक अपार्टमेंट ले लूं, अच्छा मैं क्यों ना न्यूयॉर्क में एक अपार्टमेंट ले लूं, अच्छा वहां भी चलो दुबई में मेरी रेंज है, मैं डाउनटाउन में एक अपार्टमेंट ले लेता हूँ और मुझे रिटर्न भी मिलेगा, मेरी प्रॉपर्टी भी सेफ रहेगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पाकिस्तान में बनाऊंगा तो यार क्या करूंगा, कब्जा हो जाएगा। ये रियलिटी है, ये मेरे साथ हो या ना हो, ये चीजें घूमती रहती हैं हवा में। तो कोई भी एक अच्छी चीजें लोग भूल जाते हैं, बुरी चीज वो एक भी हो तो वो हमेशा उनको याद रहती है कि मेरे साथ ऐसा हुआ, किसी एक जानने वाले के साथ किसी की जगह कब्जा हो जाए तो उसको परेशानी रहती है। इन्वेस्टमेंट तब होगी जब कोई रिलायबल सिस्टम होगा, कोई सिस्टम ऐसा होगा जो आपको ये श्योरिटी दे कि यार ये सिस्टम अब रहेगा। ये नहीं होगा कि साल बाद कोई नया चेहरा आएगा तो ये सिस्टम खत्म हो जाएगा। ये सिस्टम अगर कोई आता है तो एक पूरा सिस्टम होना चाहिए कि भाई ये लॉ पास हो रहा है तो ये बाहर वालों को प्रोटेक्ट करेगा, तो इन्वेस्टमेंट आएगी। आईएमएफ जाने की क्या जरूरत है? ये बिल्कुल एक इंडिविजुअल की तरह है। क्यों लेना हमने कर्जा, क्यों हमने कर्जा तो बिना किसी शराइत के नहीं मिलता, सूद देना पड़ेगा आपको। ये वही हो गया कि हम बातें करते हैं कि ये कर्जा लेना है, सूद हराम है, बिल्कुल इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा क्या उसकी पनिशमेंट है। लेकिन अगर मैं इंडिविजुअल भी हूँ, नौकरी पेशा हूँ, मुझे बैंक बार बार फोन करके बोल रहा है सर आपको 2 लाख मिल जाएगा, 3 लाख डॉलर मिल जाएगा, ले लो, तो मुझे शैतान आएगा दिमाग में लेना। ठीक है ये मुल्क है, बर्बाद हो गए, मजबूरी है, आईएमएफ का आपको चाहिए। हम क्यों अपने लोगों को अप्रोच नहीं करते? हम क्यों ऐसा मैकेनिज्म नहीं बनाते जहां पे सेफ्टी सिक्योरिटी उनको मुहैया की जाए कि नहीं यार ये एक अलग पॉलिसी है। गाड़ी के लिए ठीक है जी, गाड़ी बाहर से इंपोर्ट करनी है, जो वहां बाहर रहता है उसके नाम पे आप ला सकते हैं, गिफ्ट दे दें, तो बाकी सब कुछ क्यों नहीं होता? जब ये सब कुछ आएगा, इतना पाकिस्तानी बाहर बैठा हुआ है, आप जाओ, मैं अमेरिका में ऐसे ऐसे लोगों को मिलने जाता हूँ, जर्मनी में मैं एग्जांपल ये यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। मैंने यूनिवर्सिटी, एक यूनिवर्सिटी का नाम ही लूंगा सॉरी, एक यूनिवर्सिटी के कोई 200 स्टूडेंट्स को एस्कॉर्ट किया, पूरा सेटअप किया। हम लोग जर्मनी गए, मैं पूरा जर्मनी एक्सप्लोर करना था, बर्लिन में हमारी बेस थी और बर्लिन से तकरीबन कुछ घंटों की रास्ते पे ब्रेमेन एक सिटी है, वहां पे हमने रुकना था और ब्रेमेन को स्टडी करना था। आर्किटेक्चर ग्रुप था एक उनका, वहां पे एक पाकिस्तानी जनाब थे जिनके 7 रेस्टोरेंट थे, जर्मन उनकी बेगम थी और वो बंदा वेल ऑफ था। मेरा मतलब कि अच्छा खासा जर्मन, 40 साल से जर्मनी में है, बहुत सेट है। मैंने उनसे भी पूछा ये सवाल कि मामूली सवाल था, मैंने बोला तो आपके पाकिस्तान में भी काफी प्रॉपर्टी होंगी, कुछ बनाया होगा? उसने मुझे 2-3 बातें बताई जो बड़ी लंबी थी, कैसे उसके साथ धोखे हुए, क्या हुआ। उसने सब कुछ जो खरीदा भी था वो खत्म कर दिया, उसने कुछ लोगों ने कब्जे कर लिए, कुछ वहां के लोकल हुक्मरानों ने कब्जे कर लिए, तो वो उसने छोड़ दिया, जितना रिकवर कर सकता कर लिया। उसने सारी बाकी अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो उधर ही लगा दिया। मैं रेस्टोरेंट जो आपको बता रहा हूँ वो छोटे लेवल के नहीं है, छोटे लेवल के नहीं है, लेकिन बाकी सारे बहुत हाई एंड है, जहां पे एक स्टेक जो है वो 800 यूरो का है। तो आप इमेजिन कर लें कि कितने बड़े बड़े रेस्टोरेंट होंगे। अब वो क्यों नहीं कर सका? एक पाकिस्तानी है जिसको मैं जानता हूं, ऐसे कितने हैं बाहर। तो ये एवरीथिंग इज कनेक्टेड। लोगों में भी कुछ ठहराव आने की जरूरत है। हर चीज अपने मिनिस्टर्स और हुक्मरानों से मत एक्सपेक्ट करें, आपस में भी हुस्न सलूक जो है वो बेहतर करें। सोचें कि अगर हम बुरा कर रहे हैं तो हमने किसी को जवाब देना है। आज भी जो कोई बैठा हुआ है या चीजें खराब हो रही हैं, उन सब ने जाना एक दिन जवाब देना है। तो जब तक खौफ नहीं होगा दिल में तो हुस्न सलूक बेहतर नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से आईएमएफ अगर ऑप्शन नहीं है इनके पास फॉर द टाइम बीइंग, जो भी हुकूमत आएगी आईएमएफ से कर्जा लेंगे, उनकी शर्तें होंगी, उनको मानना पड़ेगा। अवाम बेचारी मुश्किल में है और मुश्किलें देखेगी, तो लिहाजा ऑल्टरनेटिव भी होना चाहिए। अगर मैं वहां बैठ के लोन नहीं लेता तो मुझे एक पैसे चाहिए लेट से, तो मैं दूसरी किसी चीज पे काम करूंगा कि यार व्हाई डोंट आई स्टार्ट अ स्मॉल बिजनेस, या कुछ ऐसी जगह इन्वेस्ट करूं जिससे हलाल तरीके से मैं कुछ पैसे बना सकूं। सॉरी। तो हम क्यों ना ऐसा सोचें कि यार ठीक है ये ऑप्शन है, लेकिन हम कंसिडर करें अपने लोगों को, वो हमें उठाएं। मैं इसका एग्जांपल आपको कैसे दे देता हूँ। जब रिसेशन के अंदर मेरा जर्मनी बहुत आना जाना होता है, इंटरेक्शन बहुत ज्यादा है, तो मुझे वो बहुत ज्यादा, इसलिए मुझे एग्जांपल दे रहे हैं। उनमें हमारे में बहुत फर्क है, पॉपुलेशन में और हमारी एजुकेशन में, डेवलपमेंट में बहुत फर्क है। वो यूरोप का सुपर पावर है। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जब रिसेशन आया तो उनके अपनी जो सिटीजन थे, अमीर जो लोग थे जर्मन, उन्होंने गवर्नमेंट को सपोर्ट किया कि भाई बाहर से कर्जा लेने की जरूरत नहीं। हालांकि उनके पास तो रिलीजन ही नहीं है, वो तो मुसलमान है नहीं, उनको तो नहीं पता ना कि सूद है, क्या सजा है इसकी। उन्हें बोला हमने हाथ नहीं फैलाना, हमने जो भी करना है खुद से करना है, हम सपोर्ट करेंगे आपको। तो ऐसी बड़ी एग्जांपल्स हैं, ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। तो मेरे ख्याल से
मैं इतना कॉमर्स का आदमी नहीं हूँ, लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि IMF का जो ऑप्शन है, इससे पहले कोई बैठे आपस में जो हमारे जीनियस लोग हैं। और बहुत कुछ होने की जरूरत है। तो व्यूअर्स, ये आपने बात सुनी जो मलिक साहब की, इन्होंने जो हमें कुछ जो सारा एक अपनी तरफ से पूरा एक वर्ल्ड का पर्सपेक्टिव देने की कोशिश की है, कौन कौन सी चीजें जिसमें हम लैग कर रहे हैं, कौन कौन सी चीजें जो हमें करने की जरूरत है और हम उससे फिर एक यहाँ तक पहुंच सकते हैं। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी बार बार जो उन्होंने कहा कि अपना हाउस इन ऑर्डर जो है ना वो करने की बहुत जरूरत है, उसके बाद फिर ऐसे ऐसे मामला ठीक होंगे। फासा, बहुत शुक्रिया आपका हमें टाइम देने का, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने तो आपका बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें टाइम दिया। और मेरा मैसेज सब पाकिस्तानियों के लिए जो खान साहब से इश्क करते हैं और खामोश हैं, या बोलें या ना बोलें, मैं उनसे बहुत इश्क करता हूँ। और ये अभी से नहीं करता, तब से करता हूँ जब से वो क्रिकेट खेलते थे। और अब इश्क किसी और वजह से है। ये मेड मी फील प्राउड ऑलवेज। जब उनका टाइम था, मैंने बहुत उस मोमेंट को एंजॉय किया बीइंग अ पाकिस्तानी। ये मुझे फील हुआ कि यार आई कैन प्रमोट माय ओन कंट्री फ्रॉम द टूरिज्म साइड ना। नॉर्मल तो जो भी चीज़ें चलती हैं, लेकिन वो एक मौका था, उम्मीद है कि दोबारा आएगा। तो जो लोग मायूस हैं सिस्टम से या किसी भी चीज़ से, प्लीज़ उम्मीद रखें, उम्मीद पे दुनिया कायम है। अपने प्यार मोहब्बत से रहें और इंशाल्लाह ताला चेंज आएगा ज़रूर। आप उम्मीद रखें इंशाल्लाह। शुक्रिया। हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।